हम्म तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसे SHE लिखते हैं शॉर्ट में, या इसे NHE भी लिखते हैं, मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी इसको कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका कॉम्पोजिशन थोड़ा सा मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ, अब थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करके चीजों को देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये एक हाफ इलेक्ट्रोड है। हाफ इलेक्ट्रोड मतलब कि जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिंक वाला एक साइड था, जिंक रॉड जिंक सोल्यूशन में, वो आधा इलेक्ट्रो आधा सेल था, हाफ मतलब हाफ सेल कहते हैं, है ना। और नेक्स्ट हाफ इलेक्ट्रोड, नेक्स्ट हाफ सेल, नेक्स्ट इलेक्ट्रोड होगा। तो ये भी हाफ सेल है, यानी या तो पूरा एनोडिक पार्ट या कैथोडिक पार्ट। यहाँ पे सोल्यूशन में हम भरते हैं H+। और आपको पता है कि केमिस्ट्री की दुनिया में H+ का सोर्स कौन होता है? एसिड होता है। ठीक है। फिर चाहे वो HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, या और कोई एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, बहुत सारे एसिड्स हैं। ठीक है। तो हमें H+ से यहाँ पे मतलब है, और H+ की कंसेंट्रेशन से मतलब है। अच्छा, फिर क्या होता है, इसके अंदर एक बहुत ही थिन प्लैटिनम वायर रखा जाता है। प्लैटिनम क्योंकि बहुत कॉस्टली आता है, इस वजह से भी थिन रखा जाता है। ठीक है। बहुत थिक जो रॉड तो अफोर्डेबल नहीं है ना। अच्छा, इस वायर की खास बात ये होती है कि इस वायर का ये जो नीचे ये टर्मिनल है, इसको फ्लैटन कर दिया जाता है ऐसा। ठीक है। बाकी तो पूरा सिलेंड्रिकल वायर होता है, लेकिन जो इसका ये टर्मिनल है, ये फ्लैटन टर्मिनल है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ, ठीक है, ताकि जो मैं बताना चाह रही हूँ वो आपको क्लियर हो जाए। तो ये जो वायर है, ये थिन प्लैटिनम वायर होता है, और इसका ये टर्मिनल फ्लैटन टर्मिनल कर दिया जाता है। तो पूरा वायर तो सिलेंड्रिकल है, बट टर्मिनल फ्लैट होता है। फिर इस फ्लैट टर्मिनल के ऊपर पाउडर्ड प्लैटिनम स्टिक करवा दिया जाता है, पाउडर्ड फॉर्म में। वही सब कुछ प्लेटिनम का ही है। ये जो फ्लैट सरफेस है, ये भी प्लेटिनम की है। ठीक है। जो सिलेंड्रिकल जो वायर है, ये भी प्लेटिनम का है। जो इसके ऊपर ये पाउडर्ड स्टिक किया है, पाउडर्ड फॉर्म ऑफ प्लेटिनम, मतलब ये भी प्लेटिनम ही है। ठीक है। लेकिन पाउडर्ड फॉर्म होने से सरफेस रफ हो जाएगी, और अगर रफ हो जाती है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के पर्पज से इसको फ्लैट करके और पाउडर्ड कर दिया गया है, पाउडर्ड कोटिंग कर दी गई है। फिर इसके ऊपर एक यू ट्यूब, टेस्ट ट्यूब होती है, जिसके अंदर साइड एग्जिट ये ट्यूब भी होती है अटैच्ड, ये लगा दी जाती है। ठीक है। अब इस वायर को आगे सर्किट से कनेक्ट कर दिया जाता है। यहां से हाइड्रोजन गैस की सप्लाई होती है, और नीचे H+ का सोल्यूशन है। तो क्या है कि इस ट्यूब में जब हाइड्रोजन गैस यहां से आएगी, ठीक है, तो यहाँ पर आएगी। आपने 11वीं क्लास में हाइड्रोजन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ये जो मेटल्स, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो अपनी सरफेस के ऊपर गैसेस को एड्सॉर्ब कर लेते हैं, सोक कर लेते हैं उन गैसेस को। ठीक है। तो प्लैटिनम इज वन ऑफ देम। तो क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन गैस है, इसको प्लैटिनम वायर थोड़ा थोड़ा अपनी सरफेस पे सोक करके रखने लगेगा। ठीक है। अब क्या है कि नीचे जो फ्लैटेंड सरफेस है, वहां पे सोकिंग ज्यादा होगी। सोकिंग वर्ड में नॉर्मल टर्म में यूज बात कर रही हूँ, वैसे जो एग्जैक्ट टर्म है वो एडसॉर्प्शन होता है केमिस्ट्री की भाषा में। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग के माइंड में थोड़ा क्लियर हो, इसलिए मैं सोकिंग वर्ड यूज कर रही हूँ यहाँ पे अभी। तो सोक कर लिया। ठीक है। फिर ये जो फ्लैट सरफेस थी, यहाँ का सरफेस एरिया ज्यादा था, तो सिलेंड्रिकल वायर की कंपैरिजन में इस रीजन पे हाइड्रोजन ज्यादा सोक हुई। फिर इस फ्लैट सरफेस के ऊपर पाउडर्ड फॉर्म होने से सरफेस एरिया और भी ज्यादा था। तो यानी सिंपल सी बात कि इस रीजन पर जो हाइड्रोजन गैस है, वो अच्छे खासी क्वांटिटी में एड्सॉर्ब हो जाती है। ADSORBED, एड्सॉर्ब्ड। ठीक है। एड्सॉर्ब्ड हाइड्रोजन गैस यहाँ पे हमको मिलती है। अच्छा, अब एड्सॉर्ब होने का क्या फायदा है? एड्सॉर्ब होने का फायदा ये है कि हाइड्रोजन यहाँ रुकी, इस फ्लैट सरफेस पे हाइड्रोजन रुकी, और इस हाइड्रोजन को टाइम मिला H+ के कांटेक्ट में आने का। और जब हाइड्रोजन H+ के कांटेक्ट में आती है, तो जो ये रिएक्शंस होते हैं, इस तरह से ये रिएक्शंस चलने लगते हैं। ठीक है। या तो अगर ऑक्सीडेशन की कहानी हुई, तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के सोल्यूशन में मिलने लगी। ठीक है। अगर रिडक्शन की कहानी हुई, तो सोल्यूशन का H+ इलेक्ट्रॉन को खा लेगा और हाइड्रोजन गैस बनाने लगेगा। ठीक है। तो यानी ये हाइड्रोजन एसिड के जितना कांटेक्ट में होगी, जैसे हमने जिंक रॉड को जिंक सोल्यूशन में डाला था, तो जिंक रॉड हमेशा जिंक सोल्यूशन के कांटेक्ट में था,
तब जाकर के सर्किट कंप्लीट होने पर वो इलेक्ट्रोड बना। इसी तरीके से हाइड्रोजन गैस का H+ के साथ कांटेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का H+ के साथ रेगुलर कांटेक्ट होना जरूरी है। इस कांटेक्ट को सस्टेन करने के लिए जो टर्मिनल फ्लैटन कर दिया जाता है, पाउडर्ड फॉर्म से सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाता है, तो हाइड्रोजन वहां पहले तो रुकती है, फिर रुक के आराम से H+ के कांटेक्ट में आती है और ये एक इलेक्ट्रोड बनाने की कंडीशन में आ जाती है। ठीक है, अच्छा, अब इस इलेक्ट्रोड की खास बात यह है कि आप अगर चाहें तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन करवा करके इसे एनोड की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। आप चाहें तो रिडक्शन की मतलब रिडक्शन रिएक्शन करवा के इसी को कैथोड की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। और इस इलेक्ट्रोड की खास बात यह है कि इसका जो E0 आता है वो इतना जीरो नहीं होता है, रियलिटी में जीरो नहीं है लेकिन बहुत कम है, तो हम इसे राउंड ऑफ करके जीरो ले लेते हैं। जीरो लेने से क्या होता है, ये जीरो वैल्यू हमारे लिए रेफरेंस वैल्यू हो जाती है अदर इलेक्ट्रोड्स का डाटा मेजर करने के लिए। ठीक है, तो इसको 0 वोल्ट मान लिया गया है और 0 वोल्ट लेकर के ही हम इसे रेफरेंस बनाते हैं। और रेफरेंस बनाने का क्या मतलब है कि अब हर मेटल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पावर जो होगी हम हाइड्रोजन से कंपेयर करेंगे कि अच्छा हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की पावर, ठीक है, तो किस मेटल की कितनी ज्यादा है और कितनी कम है। और इसी के बेस पर हम जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाते हैं तो हाइड्रोजन को बीच में रख देते हैं, ऊपर कई सारे मेटल्स आ गए, मतलब कई सारे एलिमेंट, और नीचे भी कई सारे एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे कंपेयर करते हैं। तो ये तो मैं अभी हटा रही हूँ जो मैंने नीचे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इस पे क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को मैं फंक्शन में हेडिंग करके लिख रही हूँ, फंक्शन ऑफ प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम। टर्म देखो, प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम, प्लैटिनम वायर। क्या इसका मतलब समझ में आया? प्लैटिनम वायर था, उसकी टर्मिनल पे पाउडर्ड प्लैटिनम डाला गया था, तो यानी प्लैटिनम पर प्लैटिनम ही कोट किया गया, तो इसलिए उस वायर को या उस टर्मिनल को, उस वैसे तो प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम वायर टर्मिनल, इसको मैं पूरा सही टर्म ये होना चाहिए, प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम वायर टर्मिनल। लेकिन आपकी बुक्स में खाली इतना भी टुकड़ा लिख दिया जाता है जिसको मैंने नीचे से वेवी लाइन से अंडरलाइन किया है, प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम, इतना आपकी एनसीईआरटी ने लिख के दिया है। ठीक है, तो हम ये प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम बेसिकली वायर का टर्मिनल है जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम का मतलब, सबसे पहले तो इसका मीनिंग, इसका मतलब है कि पाउडर्ड, पाउडर्ड या फाइन है ना, पाउडर्ड प्लैटिनम is coated on the flat terminal of platinum wire, platinum wire। क्यों है, रीजन भी हाथों हाथ लिख देती हूँ, टू इंक्रीज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया, surface area so that good quantity so that good quantity या good amount of hydrogen gas is adsorbed on it, ताकि इसकी सरफेस पे एक अच्छी क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब रहे। ठीक है, एंड कम इन contact with H+ ions for longer time, और उस लिक्विड के H+ आयन के कांटेक्ट में लंबे टाइम तक रहे। लंबे टाइम तक आएंगे तो सेल जो है वो सस्टेन, ये जो हाफ सेल है वो सस्टेन करेगा, अच्छे से काम करेगा। ठीक है, ठीक है, तो प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम जो है, ठीक है, वो इसलिए यूज किया जाता है, पहले तो बात है वो क्या होता है, वो प्लैटिनम पाउडर कोट होता है प्लैटिनम की फ्लैट सरफेस पर और उसका अमाउंट वो एब्जॉर्ब करके रखता है, और यही इसी में फंक्शन आ गया।
ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। ये पूरा फंक्शन ही आ गया। ठीक है, फंक्शन मैंने पॉइंट वाइज ना लिखवा करके सारे पॉइंट्स को मैंने एक ही उसमें डाल दिया है। इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी? ठीक है। अच्छा 12th क्लास हम लोग कनेक्टेड है ना? यस मैम। ओके यस मैम। ओके ओके ओके। ऊपर जो ई नॉट मैंने लिखवाया है, ठीक है, इसको एसओपी एसआरपी के टर्म में लिख लो। ये जो ऑक्सीडेशन वाला ई नॉट है इसको मैं एसओपी कह सकती हूँ ना, और जो रिडक्शन वाला है इसको हम एसआरपी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप। यानी इस इलेक्ट्रोड के एसओपी एसआरपी दोनों ही क्या होते हैं? 0 होते हैं। बोर्ड वर्क हो जाता है तो फिर मुझे बताओ। डन। मैम एक बार डायग्राम दिखा दीजिए। अच्छा ठीक। अच्छा इसमें एक चीज और लिख लो, डायग्राम में ही इसको डाल लेते हैं। ये जो स्टैंडर्ड कंडीशन है ना, तो एक यहाँ पे ये स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या लगाएंगे? तो आपको पता है एम्बिएंट कंडीशन होती है, यानी कि 25 डिग्री का तो टेम्परेचर होना चाहिए इस सेल में। जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन है वो कितनी होनी चाहिए? वो 1 मोलर होनी चाहिए। ठीक है, और प्रेशर बताओ तो कितना होगा 1 बार? तो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 बार और H प्लस की कंसंट्रेशन 1 मोलर, और रूम का टेम्परेचर कितना? 25 डिग्री। ये 3 स्टैंडर्ड कंडीशन है। इन 3 कंडीशंस के कॉम्बिनेशन पर ये जो ई नॉट की वैल्यू आती है ये 0 आती है, यहाँ 0 मानी जाती है। ठीक है। हमें टेस्ट ट्यूब के ऊपर क्या है? टेस्ट ट्यूब के ऊपर ये वायर बना दिया सर्किट से जो कनेक्ट करेंगे, यही ना? ये टेस्ट ट्यूब से मतलब बाहर निकल रहा है क्या मुझे? हाँ और क्या, इसके अंदर फिट होगा, ये इसके अंदर फिट होगा और यहाँ से निकल के वो आगे सर्किट में जुड़ेगा। आगे जो भी वोल्ट मीटर अमीटर से हम कनेक्ट करेंगे ऐसे जाएगा इसका ये। मतलब टेस्ट ट्यूब में मतलब एक छोटा सा होल टाइप का कुछ होगा हाँ ना? हाँ होल, ये पूरा सेटअप आएगा। ये हम लैब में ऐसे नहीं अच्छा अच्छा। बनाते कि वायर के ऊपर ऐसे रख दिया है ना, ये पूरा ओके सेटअप आता है, उसके अंदर फिट आता है वो। मैम अब वापस नीचे कर दीजिए ऊपर पन्ने हाँ पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम फ्लैट सरफेस में हमने प्लैटिनम पाउडर। फ्लैट सरफेस के ऊपर, जैसे ये फ्लैट सरफेस है, ठीक है, तो इसके ऊपर पाउडर्ड को चिपका दिया जाता है, स्टिक कर दिया जाता है। तो सरफेस क्या हो गई? रफ हो गई, स्मूथ तो नहीं रही। अगर स्मूथ होती तो ऐसी होती बिल्कुल फ्लैट। ठीक है, अब सरफेस अगर रफ हो गई यानी इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। ठीक है। यस मैम। हाँ एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब में डिफरेंस क्या है? हाँ, हम सरफेस केमिस्ट्री में ये पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रख लो, सरफेस के ऊपर सोक हो जाना कोई भी चीज का वो एडजॉर्ब कहा जाता है। ओके मैम। एब्जॉर्ब का मतलब तो पूरा ही सोक हो गया, अंदर तक सोक हो गया, दैट इज एब्जॉर्ब, जो हम हमेशा से टर्म यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन एडजॉर्ब यानी खाली सरफेस सरफेस के ऊपर सोक हुआ है, अंदर से ड्राई है। ओके मैम। ठीक है। हो गया बच्चों? यस मैम। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब इस पर एक और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इस सेल की जिंदगी के बारे में, इसकी लाइफ स्पैन के बारे में। ठीक है, तो क्या ये अनलिमिटेड काम करता है या कुछ टाइम के बाद ये मर जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है? तो यस, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है
why एन इलेक्ट्रोकेमिकल, ये अ सेल है, एक मिनट में इसको जरा सही टर्म लिख देती हूँ, वाई एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल stops working after some time। अब वो सम टाइम हर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए वेरी कर सकता है। आपका सेल बड़ा है कि छोटा है, ज्यादा क्वांटिटी का लिक्विड भरा है, कम क्वांटिटी का, तो इसलिए वो टाइम फिक्स नहीं है। बट यस, आफ्टर सम टाइम, किसी ना किसी टाइम ड्यूरेशन के बाद सेल स्टॉप्स वर्किंग। इसका रीजन ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इस पर आते हैं। तो रीजन में आपको ये पता था कि भाई जैसे हमने ये सेल बनाया, ठीक है, इसके अंदर हमने कोई एक रॉड रखी, इसमें दूसरी रॉड रखी। मैं अभी जिंक कॉपर की बात कर लेती हूँ। ये जिंक था, यहाँ पे जिंक सल्फेट भरा था, यहाँ पे कॉपर था, यहाँ पे कॉपर सल्फेट भरा था, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया था, और इधर वोल्ट मीटर या मीटर से कनेक्ट कर दिया था। कुछ ऐसा डिजाइन था, ठीक है। इसको हम कहते थे एनोड, इसको हम कहते थे कैथोड, ठीक है। एनोड पर बनता था एसओपी, कैथोड पर बनता था एसआरपी, और जब इन दोनों को हम ऐड कर देते थे तो हमारे पास ई नॉट ऑफ दी सेल आ जाता था, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन में है ना। एक टर्म ये भी होता है ई सेल, है ना। ई सेल में खाली यहाँ पे ओपी आ जाएगा या आरपी। चलो इसको हम वैसे ही इसी की टर्म में ही ले लेते हैं। एक मिनट, मैं जरा इसको हटा देती हूँ, इसमें नहीं फंसते हम, सीधी सीधी भाषा में बात करते हैं। तो ये था, इसी का मैंने एक आपको दूसरा फॉर्मूला भी बताया था कि हर एलिमेंट का एसओपी एसआरपी दोनों होता है, खाली साइन बदल दो। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा, मैंने एनोड का तो एसओपी लिख दिया, कैथोड का एसआरपी लिख दिया, ठीक है। अगर मैं एनोड के एसओपी को मैं कहूं कि नहीं नहीं, मुझे तो पूरा एसआरपी की भाषा में देना है, एसआरपी की भाषा में बात करो जो एनसीईआरटी करती है, तो आपने कहा कि अच्छा ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पे कर दो माइनस एसआरपी ऑफ एनोड कर दो, और ये वाला जो है ये एसआरपी ऑफ कैथोड कहा जाएगा। देखो तो जो मैंने लिखा वो सही लिखा क्या? मैंने ये जो एनोड का एसओपी था इसको एसआरपी की भाषा में लिख लिया, और इसी को ही कैथोड माइनस एनोड करके तब तुम्हारी एनसीईआरटी में, और जो अक्सर स्कूल्स में बहुत कॉमनली यूज होता है ये वाला फॉर्मूला कैथोड माइनस एनोड, वो यही वाला होता है, ठीक है। इससे मैं आपको अब बताती हूँ कि कैसे जो है सेल की वर्किंग हम कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जब हम दोनों इलेक्ट्रोड के एसआरपी को देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको एक एसआरपी कम दिख रहा है, ठीक है। तो क्या मैं बोल दूं कि नेगेटिव यानी कि लेस एसआरपी है एनोड का, और पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब यहाँ पे मोर एसआरपी है कैथोड का। ठीक है, इसका मतलब मोर एसआरपी ऑफ कैथोड। देखो ये बात समझ में आई क्या? ये नेगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए मैंने ऐसा सोचा, ये पॉजिटिव है इसलिए मैंने ऐसा सोचा। नेगेटिव वैल्यू, इससे नेगेटिव पॉजिटिव से गलत मतलब नहीं ले लेना। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं और क्लियरिटी से लिख देती हूँ, है ना। तो इससे मुझे ये दिखा कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी है ना। इसका मतलब मैंने यहां से ये मतलब निकाल लिया कि अच्छा यहाँ तो लेस एसआरपी है, लेस एसआरपी ऑफ एनोड है, ठीक है। और पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पर, मैं इसको भी फिर से लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इट हैज मोर एसआरपी ऑफ कैथोड। 12th क्लास यहां तक की बात बताओ, समझ में आई क्या जितना मैं बोला मैंने अभी तक? इस फॉर्मूला की नेगेटिव एसआरपी से यानी कि कम वैल्यू, पॉजिटिव एसआरपी यानी ज्यादा वैल्यू, तो कम और ज्यादा की भाषा में मुझे थोड़ा समझ में आने लगा कि अच्छा एनोड का एसआरपी तो कम है और कैथोड का एसआरपी ज्यादा है। अब क्या होता है कि ये जो दोनों एसआरपी के बीच का डिफरेंस होता है ना,
लेस और मोर इनके बीच का डिफरेंस, ये डिफरेंस जो होता है ये मेन ड्राइविंग फोर्स होता है सेल की वर्किंग के लिए। टाइम के साथ साथ क्या होगा, विद द स्पैन ऑफ टाइम। अब मैं बात करती हूं इसमें, नाउ with the span of time what will happen, ये जो less SRP है, ठीक है, it will increase, it will increase। जैसे जैसे सेल काम करता जाता है ये बढ़ता जाता है। और ये जो मोर एसआरपी कैथोड का एसआरपी है ना, यानी कि मैं ऐसे लिख देती हूँ इसको, एसआरपी ऑफ कैथोड, इट इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली, decrease with the span of time what happens कि SRP of anode, it will की जगह मैं इसको भी प्रॉपर टर्म लिख देती हूँ ताकि आपको ये बात क्लियर रहे कि SRP ऑफ एनोड जो है, जो कम हुआ करता था स्टार्टिंग में एट द टाइम 0, वो टाइम के साथ साथ अब वो माइनस से 0 की तरफ बढ़ने लगता है। और इधर ये जो पॉजिटिव वैल्यू थी ये टाइम के साथ साथ कम होने लगती है। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब दोनों की वैल्यू जो है वो सेम हो जाएगी। तो इसके आगे मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ। अ स्टेज रीच्ड, कौन सी, व्हेन द टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, द टू SRP वैल्यूज, इसको ऐसे लिख देती हूँ मैं, the two SRP values become equal to each other। अगर दोनों की वैल्यू सेम हो गई तो क्या मैं बोल दूं, इसका मतलब दैट इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि EMF ऑफ द सेल बिकम 0। तो EMF of the cell becomes 0, ठीक है, और 0 मतलब नाउ फ्लो ऑफ करंट स्टॉप्स। ठीक है, नाउ फ्लो ऑफ करंट स्टॉप्स। देखो तो ये समझ में आया क्या, यहां तक में कोई परेशानी हो तो बताओ। अब ये मैंने आपको जो बताया है वो E0 से बताया है, यही कहानी E पर होती है। ठीक है, कि जो SRP है या जो इसको जो SRP टर्म से मैंने आपको दिया है, यहाँ पर SRP की जगह आप ये टर्म भी यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड, ये तुम्हारी NCERT ये वाला टर्म लिखती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला टर्म भी आप इसकी जगह पर यूज कर सकते हो। ठीक है, और SRP से मैंने तुम्हें बताया है, पर ये E0 की वैल्यू नहीं है, तो मेरे हिसाब से अब SRP की जगह तुम इसको RP करो। ठीक है, क्योंकि हम E0 की बात थोड़ी ना कर रहे, वो तो स्टैंडर्ड कंडीशन की वैल्यू है, तो ये RP हो जाएगा, इसको RP लिख लेते हैं। ठीक है, SRP से तो समझा दिया जाता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि अच्छा इसकी वैल्यू कम है ज्यादा, इसको मैं RP टर्म कर देती हूँ। ठीक है, लेस RP रिडक्शन पोटेंशियल, मोर RP रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, RP ऑफ एनोड, ये RP ऑफ कैथोड, ये RP का मतलब क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब नॉट वाला नहीं है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल, बस SRP से समझ में आ जाता है। ठीक है, SRP के कंपैरेबल ही चलेगा RP भी, इसलिए RP तो किसी भी कंडीशन का होता है और SRP स्टैंडर्ड कंडीशन का होता है, बस इतनी वैल्यू होती है। तो बिल्कुल सेम मैनर में कहानियां चलती हैं। ठीक है, और यहां पर भी RP ही कर लो।
ठीक है, इस फॉर्मूला से आपको हिंट मिला है एसआरपी से, लेकिन अब आपको आरपी ही करना है, क्योंकि हम तो किसी भी कंडीशन में, यानी नर्व्स इक्वेशन में जो ई वाली वैल्यू है ना, यहाँ जो मैंने ईएमएफ लिखा है ये ई है, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, ये ई है, ई, इस ई की बात कर रहे हैं, यही तो ई है जो हमें सेल से मिलता है। ई नॉट तो फिक्स का वो स्टैंडर्ड कंडीशन का हो गया, तो इस ई के बारे में ये बात हो रही है, ठीक है, इसलिए मैंने आरपी और ओपी लिखा है। 12th क्लास, सो तो नहीं रहे हो ना? ट्वेल्थ क्लास रिस्पॉन्ड करो। Yes, ma'am. यस मैम। आज कुछ और, अभी एक दो बच्चे थे वो और निकल गए, आज वो भी नहीं है, राजीव है, उत्कर्ष है, राजिता भी आई है, एक कौन, ओजस, ओजस भी आउट है, सबका नेटवर्क इशू हो रहा है, यश नहीं है, आरपी क्या है मैम? रिडक्शन पोटेंशियल, अच्छा बस एस नहीं लगाए, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है ना, तो एस नहीं लगाए, बस बाकी सब कुछ वही है जो कुछ होता है। तो इस क्वेश्चन के साथ आपका ये वाला सेल खत्म हो जाता है। अब आपकी एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिया है इसी पर ही, वो उधर आ जाते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर, फिर उसके बाद आगे बढ़ती हूँ। हो जाता है तो बताओ। यस मैम। सबका? नीचे कर दो थोड़ी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैम मतलब ऊपर की तरफ शुरू से। अच्छा ये लो, देखिए राजीव, और करना है? हो जाता है तो बता देना, ठीक है? अब तुम्हारी एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन में एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, उस पर मैं आती हूँ। कर दूं राजीव, इसे हटा दूं? लिख लिया? मैम नीचे कर दो फिर से। अच्छा नीचे मतलब यही ना, आगे ही ना? यस मैम। हम्म, हो गया मैम। चलिए ठीक है। अब आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लिखो। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हाउ विल यू डिटरमिन the standard electrode potential of the system mg plus 2 oblique mg plus 2 oblique mg, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो जरा इस क्वेश्चन को पढ़ के बताओ ये क्या है, ये पूछ क्या रहा है? कोई मुझे बताएगा इसमें ये चाहता क्या है क्वेश्चन वाला? बोलो जल्दी, 12th क्लास, क्यों इतना धीरे धीरे कर रहे हो? जल्दी पढ़ के बताओ। हाउ विल यू डिटरमिन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी स्टैंडर्ड यानी एस लगेगा, एसआरपी या एसओपी जो भी है, ऑफ द सिस्टम mg+2 ऑब्लिक mg, व्हाट डज इट मीन? क्या चाहता है ये आपसे?
मतलब बता दो बस इसका जल्दी से। प्रियांशु, इसका मीनिंग बता दो फटाफट। मुझे कोई सुन रहा है? अरे हम लोग कनेक्टेड हैं या नहीं? Yes, ma'am. फिर ये कोई बोल क्यों नहीं रहा है? बाय मेकिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कैसे? आप क्या करिए कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाइए। ठीक है, ये थोड़ा स्पेस कम हो गया, इसको मैं नीचे ले लेती हूँ। तो ऐसे एक मैग्नीशियम का निकालना है, किसी भी एक साइड पर ले लो। चलो मैग्नीशियम यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे Mg की रॉड रखिए और यहाँ पर Mg का सोल्यूशन भर दिया, Mg+2। ठीक है, और इधर क्या लें? इधर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने ले लिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये इसकी फ्लैट सरफेस है और ऐसे इसमें भर दिया H+, ये H+, यहाँ से हाइड्रोजन गैस आ रही है और ये वायर से इसको हमने कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर या अमीटर से। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज से यहाँ पे हमने सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, तो ये हमने बना दिया मैग्नीशियम का SHE के साथ में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसकी वैल्यू तो 0 है, तो हम यहाँ पे वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगी इस रीडिंग को पढ़ लेंगे। ठीक है, ये जो रीडिंग आएगी दैट विल बी E0। ये जो रीडिंग आएगी दैट वुड बी E0। अगर आप इसका डाटा रटते हैं अच्छी बात है, एनसीईआरटी का इकलौता क्वेश्चन है, तो चाहो तो रट लो, नहीं रटो तो तुम क्या लिखोगे इसमें? तुम लिखोगे कि जो E0 ऑफ दी सेल होता है वो होता है आपका SRP की भाषा में लिखूं तो -SRP ऑफ एनोड प्लस SRP ऑफ कैथोड। कैथोड माइनस एनोड होता है, तो मैंने ऐसे लिख दिया SOP, कैसे भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो E0 ऑफ दी सेल आप क्या रखोगे? E0 ऑफ दी सेल तो आप रखोगे रीडिंग, जो भी रीडिंग आएगी, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर ये आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से तो E0 आ गया। अच्छा, अब SRP एनोड और SRP कैथोड, तो एनोड कैथोड कौन बनेगा? या तो आपको पोजीशन पता हो। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैग्नीशियम और हाइड्रोजन की पोजीशन आपको पता हो। पता है किसी को मैग्नीशियम कहाँ आता है और वो कहाँ आता है? जनरली कि मैग्नीशियम एक्टिव मेटल है, मैग्नीशियम ऊपर आता है Mg और हाइड्रोजन नीचे आता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम का यानी कि मैग्नीशियम वुड हैव लेस SRP और हाइड्रोजन वुड हैव मोर SRP। ठीक है, इसको मैं यहां नहीं लिखती। ठीक है, अब इसके आगे आप क्या हिंट लोगे? आप इसके आगे ये हिंट लोगे कि अगर मैं बात करूं पोजीशन इन ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो मैग्नीशियम यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ आएगा। मैग्नीशियम यानी हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का SRP 0 है और मैग्नीशियम का SRP किसी नेगेटिव साइड पर, कोई नेगेटिव वैल्यू है ऊपर, मतलब है ना, ये इस तरह की पोजीशन इसकी होती है। तो यानी कि इसमें लेस SRP है और इसका जो है वो मोर SRP है। तो मोर SRP वाला कौन बन जाएगा? मोर SRP वाला तो कैथोड बनता है ना, और लेस SRP वाला एनोड बनता है। तो इससे तुम्हें पता चल गया कि अच्छा, जो एनोड है वो तो मैग्नीशियम का है और जो कैथोड है वो किसका हो जाएगा? वो हाइड्रोजन का बन गया। तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर तो तुम यहां से रख दोगे। ठीक है, और प्लस प्लस क्या आ जाएगा? ये हाइड्रोजन का 0 वोल्ट, इसकी वैल्यू आ गई। तो अब जो भी वैल्यू आएगी वो इसकी मैग्नीशियम के इलेक्ट्रोड की आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ -SRP ऑफ एनोड। ठीक है, तो इस तरह से इसको निकाल लेते हैं, ये टेक्निकल इसका तरीका होता है। ठीक, देखो समझ में आया क्या?
रीडिंग कितनी आती है? रीडिंग अगर याद करना चाहते हो एनसीईआरटी के क्वेश्चन की, तो इसकी ये जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आती है, ये आती है 2.36 वोल्ट। ठीक है, तो इसके बेस पर ये तो मैंने आपको हिंट दे दिया था, ये तो मैंने आपको दे दिया था हिंट। ठीक है, तो इसके बेस पर अब तुम क्या कर सकते हो, तुम ये निकाल सकते हो कि अच्छा 2.36 इक्वल्स टू माइनस SRP ऑफ एनोड, एनोड मतलब कौन, मैग्नीशियम, प्लस 0.0 वोल्ट। ठीक है, तो आपको सिंपली SRP ऑफ Mg आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस 2.36 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हर एलिमेंट को, पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट को SHE या NHE के साथ लिंक करके और निकाला जाता है। वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, ये इकलौता स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड नहीं है ना, रेफरेंस इलेक्ट्रोड नहीं है। तो क्या मैं बोल दूं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। ठीक है, SHE को हम क्या क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे एक टर्म में लिख देती हूँ, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब तो बहुत सारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड आते हैं मार्केट में जो डिफरेंट लेबोरेटरीज में यूज हो सकते हैं, ये इकलौता रेफरेंस इलेक्ट्रोड नहीं है। ठीक है, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी और इसकी जो वर्किंग है वो ज्यादा आसान है, तो इसलिए ये ज्यादा यूज होता है, थोड़ा आसान है। वेलकम मैम। ये कौन नहीं आया, शांतनु भी नहीं एंटर हुआ अभी। उसे भी प्रॉब्लम आ रही है, वो लास्ट मीटिंग में बीच में चला गया था शायद। बीच में चला गया था, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल। तुम्हारा आज इतने सारे बच्चे नहीं हैं, आज ज्यादा नहीं रखे हैं क्या, बताओ। यस मैम। ट्यूटोरियल क्लास, और किसी दिन एक्स्ट्रा एक दो घंटे ज्यादा पढ़ लेते किसी दिन, अपना डे मतलब बता दो कि मैम 1-2 घंटे 20-25 ज्यादा। मिनट के लिए 1-2 घंटे ज्यादा, ऐसा थोड़ी ना होता। अच्छा ऐसा नहीं करें, क्यों, 2 घंटे कर लेते हैं। मतलब मैम अब आप यहाँ 20-30 मिनट दे के किसी दिन 2-3 घंटे लोगे। ये क्या बात है, सिलेबस भी तो आगे बढ़ाना है, बताओ तो। अब मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फेराडे में आज करवा दूंगी, और इतने सारे बच्चे लिए तो मुझे तो कराते हुए मेरे हाथ ही नहीं उठ रहे। मैम रिकॉर्डिंग कर लीजिए ना, वो देख हाँ, लेंगे। रिकॉर्डिंग तो मैं कर रही हूँ, मन से रिकॉर्डिंग तो कर रही हूँ। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। तुम लोग बाद में टाइम नहीं दोगे तो मैं अभी का क्यों टाइम वेस्ट करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए हेडिंग डाल लो। अब हम इस चैप्टर का सेकंड सब पार्ट करते हैं। पहला सब पार्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया है, नाउ वी आर स्टार्टिंग, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया है, और अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में आपने पढ़ा था कि एक ही कंटेनर में सब हो जाता है, दोनों रॉड्स हम डाल देते हैं, है ना, और उसमें इलेक्ट्रोलिसिस में प्लस आयन माइनस की तरफ भागता है, माइनस आयन प्लस की तरफ भागता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग छोटी क्लास में पढ़ चुके, वही सब है। ठीक है, अब जरा इसकी कहानी पर मैं आती हूँ, इसमें ये क्या कहना चाहता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखने में कुछ ऐसा होता है, मैं आपको NaCl से अभी बता देती हूँ, है ना। यहाँ पे आपने 2 रॉड्स डाली हैं, ये रॉड कई बार ग्रेफाइट की होती हैं, ग्रेफाइट यानी प्योर कार्बन, कई बार प्लैटिनम की भी होती हैं, कई बार और दूसरी रॉड्स भी होती, कई तरह की रॉड्स आती हैं, वो हो सकती हैं। ठीक है, तो इनका रॉड्स का कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, सेल वाइज बदलता है। ठीक है, इसे एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करते हैं, प्लस और माइनस टर्मिनल बन जाता है। यहाँ पे हम कोई इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, प्लस और माइनस का। ठीक है, तो जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है तो प्लस वाला आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की साइड जाता है, माइनस वाला आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव रॉड को तो हम एनोड कहते थे और नेगेटिव रॉड को कैथोड कहते थे, तो एनोड पर तो हमेशा ऑक्सीडेशन ही होना है। ठीक है, तो अब देखो जरा कैसे होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन कैसे होगा। एनोड हो गया आपका, एनोड पर कौन गया, X माइनस गया, X माइनस गया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन बाहर फेंका और ये बन गया X2। देखो तो, ठीक है। कैथोड पर रिडक्शन की कहानी होती है। ठीक है, तो कैथोड पर क्या हुआ,
कैथोड पे M+ आया, उसने इलेक्ट्रॉन खाया और ये बन गया M, है ना। तो यानी X2 यहाँ पर इस रॉड पर X2 नाम की गैस इवॉल्व होगी और इस रॉड पर जो M है वो डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे M डिपॉजिट हो गया। तो शुड आई से कि जो X2 है ये क्या है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ एनोड। और M क्या है, M मुझे कैथोड पे बनता हुआ दिखा, तो इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट ऑफ कैथोड, ठीक है। तो इस तरह से ये चलता है, कोई नई बात अभी तक आपने इसमें नहीं पढ़ी, आपने छोटी क्लास में भी इतना पढ़ा है, ठीक है। अब क्या है, जो फैराडे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसी बात पर, उन्होंने किस बात पर अपना जो भी ऑब्जर्वेशन था वो दिया, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, एनोड कैथोड पे ये प्रोडक्ट बना, ये बताओ प्रोडक्ट का अमाउंट कितना बना। तो जो फैराडे साइंटिस्ट थे वो ये बता रहे होते हैं कि प्रोडक्ट का अमाउंट बनता कितना है, एनोड पर कितना और कैथोड पे कितना। फिर चाहे वो अमाउंट वॉल्यूम की भाषा में हो, वो ग्राम की भाषा में हो, या वो मोल की भाषा में हो, ठीक है। तो किसी भी भाषा में उसका अमाउंट आपको देना आना चाहिए, उसके लिए आपको फैराडे लॉ पढ़ना होता है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर फैराडे लॉ पर आ जाती हूँ। मैम एक बार डायग्राम। मैम 1 मिनट, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लिखिए। मैम थोड़ा सा ऊपर कर थोड़ा, हाँ दीजिए। मैम एडजस्ट कर बिल्कुल दो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हेडिंग यहाँ। यस मैम। हो गया। यस मैम। नहीं मैम 1 मिनट। अच्छा अच्छा, लिख लो लिख लो। मैं फैराडे लॉ आज नहीं करवा रही इतने कम बच्चे हैं, मैं नहीं करवा रही। मैं इसकी जगह ना कुछ दूसरी चीज तो मैं करवा देती हूँ, ठीक है। मतलब वो जो थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आसान सा है, कोई रिकॉर्डिंग वैसे भी देख लेगा तो समझ में आ जाएगा। हो गया। यस मैम हो गया। अच्छा, अब क्या है कि अभी मैंने आपको बताया कि कितना कितना अमाउंट बनता है, ये हम फैराडे लॉ से करते हैं, है ना। इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी में इसी टॉपिक में जो जो चीजें दी गई हैं इलेक्ट्रो, हम इसमें क्या पढ़ेंगे, मैं आपको पहले तो इसी सीक्वेंस बता देती हूँ, ठीक है। आगे का सारा हो गया ये, 1 मिनट, मैं यहाँ पे हेडिंग लिखती हूँ सीक्वेंस। अब जो जो भी हम पढ़ने वाले हैं, सीक्वेंस ऑफ टॉपिक, सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स। टॉपिक्स में एक तो आएगा फैराडे, ठीक है, जो हम आज के लिए होल्ड पर रखते हैं, अगली क्लास में हम लेंगे। उसके बाद आता है कुछ टर्म्स। टर्म्स में सी फॉर कंडक्टेंस। टर्म्स कौन से टर्म्स, कंडक्ट, ये कुछ बस टर्म्स हेडिंग डाल दो, ठीक है। इतने सारे हैं, अभी हम इसी टॉपिक को करने वाले हैं। और फिर तीसरा आता है टर्म्स के बाद कॉलराज लॉ, ठीक है। KOHLRAUSCH, कॉलराज लॉ, ठीक है। ये 3 बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं इसमें। तो ये जो टर्म्स हैं, इस टॉपिक को मैं पहले ले रही हूँ, ठीक है। टर्म्स ऑफ कंडक्टेंस ऐसे लिख लेते हैं। ऐसा कोई टॉपिक, मतलब इसका कोई हेडिंग टॉपिक ही नहीं है, ठीक है। तो उसका क्या टॉपिक लिखो, मैंने अपनी भाषा में टर्म्स ऑफ कंडक्टेंस लिख लिया। टर्म्स ऑफ कंडक्टेंस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आई एम स्टार्टिंग टॉपिक
सेकंड वाला पहले ले रही हूँ, टर्म्स ऑफ कंडक्टेंस। ठीक है, ओके। तो इसमें एक टर्म आ गया आपका आर, आर यानी कि रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस आप सब जानते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए होती है ना। L बाई ए क्या होता है, तुमने सेल उसमें पढ़ा होगा फिजिक्स में, L बाई ए को कहते हैं सेल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है ना। सेल में जो है L फॉर लेंथ, A फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर आप वायर को देख रहे हैं तो वायर की लेंथ अपॉन वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर आप सोल्यूशन को देख रहे हैं तो भी उसकी जो भी लेंथ और अपॉन एरिया है ये आप लेते हैं, एक मिनट, ये आप लेते हैं, और इस ये वाली वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, तो इसको मैंने बोल दिया सेल कांस्टेंट, इट्स L बाय ए। कलर क्यों बदल गया इसमें, चलिए L बाई ए। ठीक है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए है, और अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आते हैं, इसको लिखते हैं रॉ L बाई ए लिखते हैं। ठीक है, R की यूनिट आप सब जानते हैं क्या होती है। R की यूनिट, इसकी यूनिट को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसकी यूनिट होती है OHM, या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं आप, ओम, है ना। ये इसकी यूनिट हो गई। मैम अब हेडिंग है कंडक्टेंस और हम कर रहे हैं रेजिस्टेंस। इसमें पहला टर्म कंडक्टेंस इससे रिलेटेड है ना, ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं ये रिलेटेड अच्छा है। ओके मैम। ये हाँ हाँ, इसमें पहला टर्म आ जाएगा। अब यहाँ पर जो ये कांस्टेंट आया है, रॉ आया है ये, है ना, इसको क्या कहते हैं। तो अब मैं इसी से स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से दूसरा टर्म बनने लगता है। तो जो सेकंड टर्म है वो है रॉ। रॉ को कहते हैं रेजिस्टिविटी। रॉ को कहते हैं रेजिस्टिविटी। अगर कोई आपसे पूछे कि रॉ का क्या फॉर्मूला है, तो आप कहेंगे सामने लिखा है, निकाल लो। ठीक है, तो इसी ऊपर वाले फॉर्मूला को जब आप रीअरेंज कर देंगे तो रॉ आ जाएगा। तो रॉ क्या हो जाएगा, R इंटू ए बाय एल। ये रॉ हो गया, और ये आते ही आप इसके डायमेंशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, R की यूनिट क्या होती है, R की यूनिट होती है ओम इंटू, आप अगर इसको सेंटीमीटर या मीटर जिसमें भी सपोज सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर करेंगे तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट आ जाएगी ओम सेंटीमीटर। ये इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, या अगर इसकी एसआई यूनिट लिखनी है तो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी ओम इंटू मीटर। ये कौन सी यूनिट है, ये इसकी एसआई यूनिट हो गई। ठीक है, तो दो टर्म आ गए, आर यानी रेजिस्टेंस और रॉ यानी रेजिस्टिविटी। इनका जो मीनिंग डेफिनेशन है मैं उस पर अभी आती हूँ। ठीक है, पहले मैं ये फॉर्मूला कर लूं, फॉर्मूला से सीधे जल्दी न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। आगे बढ़ू ना। अब थर्ड टर्म पर आते हैं। थर्ड टर्म इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का सिंबल, कुछ बुक्स जी लिखती हैं, कुछ सी लिखती हैं, मैं कैपिटल लेटर सी लिख रही हूँ। ठीक है, जी भी बहुत कॉमनली यूज्ड है, डिफरेंट ऑथर्स में आपको मिलेगा ये जी लिखा हुआ भी, मैं यहाँ कोई सी लिख रही हूँ। तो भाई सी क्या होता है ये भी आई थिंक आप सब लोग जानते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है, 1/r को ही तो कंडक्टेंस कहते हैं, 1/r को कंडक्टेंस कहते हो। तो क्या मैं बोल दूं कि कंडक्टेंस की जो यूनिट होगी वो हो गई आपकी ओम इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स को और क्या लिखा जाता है, MHO, उल्टा भी लिखा जाता है, मो MHO भी लिखा जाता है, ओम इनवर्स या MHO भी लिखा जाता है। और अगर हम इसकी यूनिट्स में SI यूनिट की बात करें तो जो 1 ओम इनवर्स होता है उसको साइमंस कहा जाता है, 1 साइमन कहा जाता है। ठीक है, तो 1 ओम इनवर्स इक्वल टू 1 साइमंस भी कहा जाता है। ठीक है, यहां तक आपकी कंडक्टेंस हो गई। अब आर का फॉर्मूला सबको पता है, इसके अंदर आर का फॉर्मूला रखोगे तो रखते हैं, उस पर आते हैं।
तो फोर्थ टर्म कंडक्टिविटी आता है। इसी में बताती हूँ, कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं के से। ठीक है, ये कहां से आया? आपको आर वाला जो फॉर्मूला पता है उसे हम, या रॉ वाला फॉर्मूला ले लेते हैं, चलो किसी भी एक फॉर्मूला से आ जाएगा। मैं ये जो रॉ वाला फॉर्मूला है ना, ये ले लेती हूँ, रॉ इक्वल्स टू आर इंटू ए बाय एल। ठीक है, ये था। मुझे पता था कि 1/r जो है वो c होता है, तो मैंने कहा कि चलो इसको हम रेसिप्रोकेट कर देते हैं। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकेट करें तो 1/ρ इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए हो गया। ठीक है, अब 1/ρ को k बोलते हैं, 1/r को c बोल देंगे, इंटू एल बाई ए। तो ये जो k है वो कंडक्टिविटी है और c फॉर कंडक्टेंस हो गया, एल बाई ए जो है वो क्या हो गया, सेल कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और जब फॉर्मूला है तो अब आप इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कंडक्टेंस क्या हो जाएगा आपका, ओम इनवर्स हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसकी यूनिट ऑफ k की बात करूं तो कंडक्टेंस यानी कि ओम इनवर्स। ठीक है, और ये सेंटीमीटर अपॉन तो सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर ऐसा यूनिट की बात करूं तो ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, ये हो गई SI यूनिट। ठीक है, तो देखो सिंपल से हैं चार ये फॉर्मूलाज, ये समझ में आए। और अगर अच्छा, इससे SI यूनिट से इसको ओम इनवर्स को मैं साइमंस भी लिख सकते हैं, तो शुड आई राइट साइमंस मीटर इनवर्स? SI यूनिट को हम ये भी लिख सकते हैं ना, साइमंस मीटर इनवर्स। यस मैम। हाँ, तो ये चार टर्म आ गए। कौन से टर्म हमने पढ़े? रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। अभी इनका मीनिंग मैंने आपको नहीं बताया, इनकी डेफिनेशन। ठीक है, सारे फॉर्मूला हमने कंपैरेटिव करे, चारों डेफिनेशन आपको कंपैरेटिव कराऊंगी। ठीक है, तो यहाँ तक पर न्यूमेरिकल आपकी एनसीईआरटी पूछती है, तो ये तो बहुत बच्चों जैसे न्यूमेरिकल है, तुम सब बहुत इजीली कर लोगे। अभी फॉर्मूला के का जो सीक्वेंस है वो और है, दो फॉर्मूला और है, पहले उस पर आ जाती हूँ। फिर एक टर्म है 5 नंबर का फॉर्मूला। मोलर कंडक्टेंस। जहां मोलर वर्ड लग गया उसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये लिख दूं, मोलर। वैसे तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दो अलग बातें हैं, लेकिन जब उनके आगे मोलर वर्ड लिख दिया जाता है तो दोनों टर्म्स आइडेंटिकल है। मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी दोनों का मतलब सेम ही बुक्स देती हैं। और इसका जो सिंबल होता है लैम्डा लिखा जाता है, लैम्डा, और उसके नीचे एम लिख दिया जाता है, तो एम फॉर लैम्डा मोलर कह दिया जाता है। ठीक है, तो लैम्डा मोलर जो है ये इसका सिंबल है, और इसका डायरेक्टली फॉर्मूला आपको करना है। ठीक है, तो इसके फॉर्मूला में लैम्डा मोलर इक्वल्स टू के फॉर कंडक्टिविटी जो है, इनटू 1000 अपॉन एम फॉर मोलैरिटी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। यहां पर जो के है वो क्या है, के को बोलते हैं क्या था, के से कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, और एम फॉर मोलैरिटी। और मोलैरिटी का फॉर्मूले की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है, तो मैं वो भी लिख दूं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाई मोलर वेट। किसका मोलर वेट? ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज टेकन इन ml। ठीक है, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पर रखने की जरूरत पड़ सकती है। या तो क्वेश्चन में सीधी सीधी मोलैरिटी लिख के दे दी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में अगर वेट दिया है तो भैया तुम्हें तो पूरी निकालनी पड़ेगी ना, तो वो रेफरेंस फॉर्मूला मैंने आपको लिख दिया। वैसे ये आप सबको आता होगा। 6 एक फॉर्मूला और है, अब मैं उस पर आती हूँ। 6 नंबर का जो मैम नोट करना है बस, एक हाँ हाँ मिनट। हाँ, करो करो करो, यहीं से 5 नंबर से करना है ना? हाँ हाँ। यस मैम। ठीक है, ओके।
ये टर्म मैंने दे तो दिया, लेकिन एनसीईआरटी में ये नहीं पूछा जाता है, 6 नंबर वाला। कैसे निकालना है, इस पे जेई पे क्वेश्चंस आते हैं, तो जेई के अंदर इस पे आते हैं, तो वो हम करते हैं जेई वाले पार्ट में। तो ये फॉर्मूला बेसिकली ये है रिलेशन, अभी बस यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला दे रही हूँ, इसके क्वेश्चंस हम जेई वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ये इनका रिलेशन, यहाँ m फॉर मोलैरिटी है, n फॉर नॉर्मेलिटी है, और ये n फैक्टर, ये जो पूरा टर्म है इट इज n फैक्टर। वो क्या होता है मैम? n फैक्टर जैसे हाइड्रो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन है, तो उसका n फैक्टर 2 है। ये n फैक्टर हम करेंगे, मैं आपको अभी इसी फॉर्मूला में जब अच्छा कराऊंगी। ओके मैम। और मैम ये 6th वाला एनसीईआरटी में नहीं है ना? 6 वाले का हाँ कोई न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में नहीं पूछा जाएगा, है ना, लेकिन हम सीक्वेंस में कर रहे हैं, इसलिए मैंने जस्ट आपको फॉर्मूला दे दिया। आप खाली 5 नंबर के फॉर्मूला तक एनसीईआरटी में काफी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बस ये इसके सारे फॉर्मूला पार्ट हो गए हैं। अब इनकी डेफिनेशन पर आ जाती हूँ, डेफिनेशन के बाद आज क्लास खत्म कर देंगे फिर। ठीक है, अगला टॉपिक नहीं स्टार्ट करूंगी मैं। अच्छा, जरा इसमें एक रिलेशन डिराइव कर दो, रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा ई क्यू, ये डिराइव कर दो जरा। रिलेशन बिटवीन को मैं बी ऑब्लिक डब्ल्यू लिख रही हूँ, रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा ई क्यू डिराइव कर दो। ये एन फैक्टर की भाषा में कन्वर्ट होना है, ठीक है, करो जरा, मैं 1 मिनट आई। हाँ, हाँ हो गया। जब बोर्ड वर्क हो जाए तो मुझे बता दीजिए। डन 12th क्लास? Yes, ma'am. ओके, क्या रिलेशन आया बताओ तो। N upon M. लैम्डा एम। अच्छा 1 मिनट, 1000/m था, फिर यहाँ से मैंने m की वैल्यू पुट कर दी। m की वैल्यू क्या आ गई आपके, k इंटू 1000/m की वैल्यू आ गई n बाय नॉर्मेलिटी बाय n फैक्टर। ठीक है, ये नॉर्मेलिटी बाय n फैक्टर ये आ गया, तो यानी लैम्डा मोलर इक्वल्स टू k इंटू 1000 इंटू n फैक्टर अपॉन नॉर्मेलिटी।
तो ये वाला टर्म क्या बन गया, ये वाला टर्म तो EQ बन गया। तो यानी लैम्डा मोलर इक्वल्स टू लैम्डा EQ इनटू एन फैक्टर। देखना ये रिलेशन आया क्या? ठीक है। एन फैक्टर क्या है, एक सिंपल सा एग्जांपल दे देती हूँ ताकि माइंड में बहुत बड़ा उसका ब्लैक होल जैसा ना बन जाए। HCl है एसिड, इसमें एक H है ना, एसिड के लिए H+ देखते हैं, बेस के लिए OH-, इसमें 1H+ है ना, यानी इस एसिड का एन फैक्टर 1 है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड में 2H दिख रहे ना, इसका मतलब इसका एन फैक्टर 2 है। तो ऐसे एसिड और बेसिस का जो एन फैक्टर होता है वो H और OH आयन से देखते हैं। ठीक है, जैसे NaOH है, NaOH पे कितना OH है, इसमें 1OH- है ना, तो इसका एन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, या एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड में कितने OH हैं, 3 OH दिख रहे हैं, मतलब कि इसका एन फैक्टर 3 होता है। ठीक है, इस तरह से एन फैक्टर एसिड और बेसिस के देखे जाते हैं। ठीक है, तो आज के इतना ही रखें क्या? क्यों भाई? अच्छा डेफिनेशन, हाँ हाँ डेफिनेशन रह गई, सॉरी 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 भूल गई। चलो डेफिनेशन पार्ट पर आ जाते फटाफट चारों के। मैम 1 मिनट। हाँ हाँ लिख लो। मैम इस रिलेशन की जगह ऐसा नहीं कर सकते K/1000 को इक्वेट कर दे? हाँ कैसे भी कर दो, दोनों इक्वेशन डिवाइड कर दो, कैसे भी कर दो, दोनों इक्वेशन डिवाइड कर दो, K/1000 कट जाएगा तो भी आ जाएगा। ठीक है, ओके मैम। है ना, हाँ कैसे भी कर सकते हो इसको। तो डेफिनेशंस, पहली डेफिनेशन, पहला टर्म रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की क्या डेफिनेशन पढ़ते आए हो बचपन से? इट इज मेजर, it is measure of obstruction to flow the current, obstruction to the flow of current, ये रेजिस्टेंस होता है। दूसरी डेफिनेशन, अच्छा इसमें एक करंट, इसमें एक चीज और बता देती हूँ, इससे रिलेटेड है तो, ऑफ द होल सैंपल, जितना भी, से कि लिक्विड हम अभी कंटेनर ले रहे हैं, लिक्विड भर रहे हैं, तो पूरा जो लिक्विड सैंपल है उस पूरे सैंपल का जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है। लेकिन रेजिस्टिविटी क्या होती है? ये रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या था, R था, यहाँ पे लिख देते हैं। रेजिस्टिविटी, इसका सिंबल था K, इसका एक नाम और होता है, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। रेजिस्टिविटी का एक नाम और होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, और इसका सिंबल क्या होता है, K होता है। ठीक है, और ये कैसे मेजर की जाती है? तो रेजिस्टेंस तो पूरे सैंपल का था, रेजिस्टिविटी जो होती है खाली 1 मैम ml K सोल्यूशन। तो कंडक्टिविटी था ना। रेजिस्टेंस से अच्छा ठीक ठीक है, कैसे भी ले लेते हैं, ओके छोड़ो ना अब। जो मैंने टर्म लिखा है उसको ध्यान में रख लो। ठीक है, जो हेडिंग है मतलब वो सीक्वेंस ओके टेक्स्ट मैम। थोड़ी ना है, वो सीक्वेंस तो हम कैसे भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, नहीं नहीं मैम, मैं सिंबल की बात कर रहा हूँ, कंडक्टिविटी के लिए K लिया था ना। अच्छा अच्छा सिंपल, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो रॉ है। हाँ सॉरी प्रियांशु, हाँ यस ये रॉ बिल्कुल। तो रेजिस्टेंस ऑफ 1 ml solution is called resistivity।
ठीक है, मतलब कि जैसे आपने ये पूरा सोल्यूशन भरा इतना ml, सपोज 2 ml, नहीं 2 ml क्या बोल रही हूँ मैं, 1 लीटर आपने भरा, ठीक है, 1 लीटर उसके अंदर लिक्विड भरा और उससे तो आपने कोई सेल बनाया, तो उसकी रेजिस्टेंस आप देख रहे हो। और यहाँ पर उस 1 लीटर के खाली इतने से पार्ट की, जो ये 1 ml का सोल्यूशन है, इसकी रेजिस्टेंस को आप रेजिस्टिविटी कहते हो। ठीक है, रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी आ गई, बिल्कुल सेम मैनर में कंडक्टेंस से कंडक्टिविटी आ जाएगी। जब 1 ml की बात होती है तो रेजिस्टिविटी होती है, और जब पूरे गिवन होल सैंपल की बात होती है तो फिर वहां पर रेजिस्टेंस टर्म होता है। तो यहाँ पे 1 ml सोल्यूशन की बात है, और वहां पर 1 ml को, होल सैंपल को मैं ऐसे, 1 ml को भी मैं ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ। ये बेसिक डिफरेंस है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का। अब तीसरा टर्म क्या था, कंडक्टेंस ले लेते हैं। कंडक्टेंस जिसको कि हम C कह रहे थे। तो भाई कंडक्टेंस जो है वो कंडक्शन पावर होती है, किसकी, आयंस की कंडक्शन पावर होती है। ठीक है, तो इसको चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/RC था, यानी कि कंडक्टेंस क्या है, इट इज द मेजर ऑफ द ईज, वो ऑब्स्ट्रक्शन था, इट इज ईज with which current flows through the conductor, ठीक है, देखो तो समझ में आया क्या। कंडक्टर ऑफ अगेन होल सैंपल, लिक्विड है तो पूरा, वायर है तो फुल लेंथ, है ना, जो भी है पूरे वायर की। और कंडक्टिविटी इसी में बस होल सैंपल की जगह आपको क्या करना है, 1 ml सोल्यूशन करना है, होल सैंपल ऑफ सोल्यूशन हो गया ये तो। और फोर्थ टर्म इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को हम बोल देते हैं K। इसका एक नाम और होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। बिल्कुल सेम ऊपर वाली डेफिनेशन है, बस लास्ट में जो ये होल सैंपल ऑफ सोल्यूशन है इसकी जगह 1 ml करना है। ठीक है, तो पूरी डेफिनेशन फिर से लिखूं, तो अगेन इट इज मेजर ऑफ द ease of current flow in 1 ml of solution। 1 ml solution के लिए जब आप करोगे तो ये 1 ml of solution is important term, that is conductivity। ठीक है, अब मोलर कंडक्टेंस, चलो थ्योरेटिकल पार्ट आज खत्म हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। तो अब है लैम्डा एम, है ना, मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम, ये क्या है, ये सबसे पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लैम्डा एम की बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है। ये क्या है, अब इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। तो इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है, अभी इसका मतलब आपको बताती हूँ, of all the ions produced by dissolving 1 mole of
एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट तो साइंटिस्ट की दुनिया का वर्ड है। हमारी भाषा में इलेक्ट्रोलाइट को क्या कहते हैं? आम भाषा में सॉल्ट इन दी सॉल्यूशन, इन दी सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि भाई आपने सॉल्ट डाला, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सॉल्ट, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आयन। सपोज आपने NaCl डाला, ठीक है, 1 मोल डाला। अब जब पानी में गया तो ये टूटा, तो इसने कितने आयन बनाए? Na+ और Cl-, इसने बनाए 2 आयन्स। तो इन दोनों आयन्स की जो कंडक्टेंस, यानी टोटल 2 मोल आयन हो गए, है ना। तो 1 मोल सॉल्ट से जितने भी आयन्स बनते हैं उन सारे आयन्स की कंडक्टेंस, या जैसे सपोज मैंने डाला AlCl3 सॉल्ट का कितना डालेंगे? 1 मोल, लेकिन जब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा? Al+3 और 3Cl-, टोटल कितने आयन बन गए? 4 आयन्स बन गए। तो आपको 4 मोल आयन्स बने। तो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखना है? इट इज कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ सॉल्ट। 1 मोल आयन की कंडक्टेंस नहीं है, 1 मोल सॉल्ट से जितने आयन बने हैं उन सारे आयन की कंडक्टेंस को लैम्डा m कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में बस मोल की जगह इक्विवेलेंट आ जाता है, बाकी सेम डेफिनेशन है। तो यहीं तक का रखते हैं। चलो इक्विवेलेंट भी कर ले। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बिल्कुल सेम डेफिनेशन है। ठीक है, सिर्फ मोल वर्ड की जगह पर इक्विवेलेंट, 1 मोल की जगह पर 1 इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, तो इट इज conducting power of all the ions produced by dissolving 1, अब 1 मोल की जगह क्या लिखना है हमें? 1 इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट क्या है ये जेई वाली क्लास में बताऊंगी, ठीक है, अभी इसमें नहीं बताऊंगी। 1 इक्विवेलेंट या 1 ग्राम इक्विवेलेंट, दोनों का मतलब एक ही होता है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा एप्रोप्रिएट टर्म है, लेकिन हम बोलते हुए इसको इक्विवेलेंट वर्ड भी बहुत कॉमनली यूज्ड है। ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, of an electrolyte in the solution, ठीक है। तो यहां तक मैंने इन 6 टर्म्स की डेफिनेशन और इन 6 टर्म्स के फॉर्मूला आपको करवा दिए। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चंस बनते हैं, इन पर कोई हैवी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, और जो अब असली मुद्दा है वो अगली क्लास में उठाएंगे। बोलो। वो केमिकल काइनेटिक्स में 2 डाउट थे, वो पेपर हुआ। केमिकल काइनेटिक्स में क्या अनुष्का? हम एक तो क्वेश्चन था 4th जो पेपर में था ना, वो क्वेश्चन था कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन मैम में इंक्रीज और डिक्रीज होगा ना। एक मिनट, क्वेश्चन कौन सा है? अच्छा वो चीट में है। अरे वो एक मिनट मैं निकालती हूँ, मैं देखती हूँ मेरे इस ये वाले सिस्टम पर है क्या। तुम उस टेस्ट पेपर की बात कर रही हो ना? हाँ, एक मिनट रुक जाओ, मुझे देखना पड़ेगा। अनुष्का कौन सा नंबर था, मुझे क्वेश्चन नंबर बता दो ये तो। क्वेश्चन 4th और क्वेश्चन 27th में डाउट। एक मिनट में निकालती हूँ। हाँ, क्वेश्चन 4th, if the concentration of reactant increase the rate of the reaction, यही वाला है। हाँ मैम, concentration of the reactant increase then rate of the reaction increase होगा। हम डिक्रीज नहीं हो सकता।
नहीं, क्योंकि हम रेट लॉ में लिखते हैं ना कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, R इक्वल्स टू K। हम पावर अगर माइनस नेगेटिव हो तो फिर वो डिनोमिनेटर में चला नहीं, वो तो बेटा रेट लॉ है अच्छा ना, वो तो रेट लॉ है, वो तो मैकेनिज्म से है। जो हम लॉ ऑफ मास एक्शन से सिंपली देखते हैं वो तो ये रिलेशन आता है। हाँ हाँ ओके। ठीक और है, मैम एक में 27। हाँ हाँ 27 में क्या, इन अ रिएक्शन ए बी से प्रोडक्ट बन रहा है, इफ बी इज टेकन इन एक्सेस देन इट बिकम्स एग्जांपल ऑफ। अच्छा, ये स्यूडो फर्स्ट के लिए यूनिमॉलिक्यूलर भी लिखा जाता है, आप इसको स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर लिख सकते हो। अच्छा ओके। हाँ, यूनि यानी वन है ना, तो आप बिल्कुल इसको ये टर्म भी लिख सकते हो, बिल्कुल। मैम इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गलत हो जाएगा? हाँ बेटा, फर्स्ट है ना, वो रियलिटी में फर्स्ट थोड़ी ना थी, वो तो स्यूडो बनी है ना, स्यूडो वर्ड इंपॉर्टेंट है। मतलब जो भी ऑर्डर दिखेगी हमें वो गलत ऑर्डर होगी, फॉल्स होगी, तो स्यूडो वर्ड इज इंपॉर्टेंट, ओके है ना। हाँ थैंक यू। चलिए, ओके ओके। मैम हाँ बोलो प्रियांशु। मैम ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर देना यूट्यूब पर। अच्छा ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके ओके, आप लोग जा सकते हैं। अच्छा ये राजीव, तुम्हारा वो जो क्वेश्चन था मुझे समझ ही नहीं आया, उसमें आगे क्या इंफॉर्मेशन है? उतना ही है बस वो क्वेश्चन। वो ऑब्जेक्टिव है क्या? यस मैम। तो उसके ऑप्शंस भेजो। मैम भेज दिया पूरा मैंने। तुमने भेजा है? अच्छा, मैं भी Yes. देखूंगी। ठीक है, मैं अब देख के और तुम्हें फिर उसमें भेज दूंगी व्हाट्सएप पे ही, ठीक है। ओके मैम। अभी एक्चुअली मेरा फोन मेरे पास नहीं है, ठीक है। मैम मैंने भी आपको डाउट साइन करे थे। चलो इतना ही रखते हैं, 12th क्लास। मैम अनुष्का, यस मैम। अनुष्का कोई प्रॉब्लम? सब समझ में आ रहा है? मैम मैंने आपको कुछ डाउट साइन करे थे। आपकी आवाज नहीं आ रही अनुष्का मुझे। हेलो। चलो कोई बात नहीं, और जो भी प्रॉब्लम हो तो मुझे चाहे मैसेज लिख के बता देना या फोन कर लेना, ठीक है। ओके मैम। चलिए लीव करते हैं हम लोग।